चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है कि उसका आतंकियों से कोई वास्ता नहीं। पाकिस्तान दुनिया के सामने नौटंकी करता है कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन उसके ड्रामे की पोल खुद आतंकी ही खोल देते हैं। अब जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। रावलकोट में आतंकियों को संबोधित करते हुए उसने कबूला कि पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुद भारत के खिलाफ गजवा हिंद का नारा लिया था। कश्मीरी के मुताबिक जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पर टैंक और फाइटर जेट आमने सामने थे, तब पाक आर्मी ने इसे मजहबी जंग करार देकर आतंकियों को उकसाया। ये कबूलनामा पाक सेना और आतंकियों के नापाक गठबंधन को बेनकाब करता है। सफेद झूठ और नापाक साजिशों की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। यानी कि कश्मीरी का बयान ये बताने के लिए काफी है कि पाक सेना और आतंकियों के बीच किस तरह का मजबूत गठबंधन है, और इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले इलियास कश्मीरी का ये बयान सुनिए। असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए। सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए। सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए। सिपा सलार ने ऐलान कर दिया कि ये गज़वातुल हिंद है। जब जंग छिड़ गई, असलेहा निकल आया, तैयारे टकरा के टैंक आमने सामने खड़े हो गए। गजवा हिंद का नारा आपने सुना, लेकिन क्या है ये गजवा हिंद, ये भी आपको समझाने की कोशिश हमारी ग्राफिक्स के जरिए। इस्लाम के नाम पर युद्ध और ऐसी तमाम चीजें गजवा हिंद में शामिल रहती है। इस्लाम के नाम पर युद्ध, और साथ ही आपको बताएं कि उप महाद्वीप में इस्लाम फैलाना इसका मकसद रहता है, और कुछ इसी का राग अलापते हुए नजर आए थे। गैर मुस्लिम इलाकों में इस्लामिक शासन लाना, ये गजवा हिंद का मोटिव। आतंकवादी समूह जिहाद के रूप में पेश करते हैं इसको, और इसी के साथ बरगलाया जाता है लोगों को। कट्टरपंथी भारत विरोधी प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम के नाम पर युद्ध छिड़वाने की कोशिश गजवा हिंद का एक बेहद बड़ा मकसद रहता है। उप महाद्वीप में इसको कहा जाता है आतंकवाद पर पाकिस्तान के देखिए पोल एक बार फिर खोली है। जब पाकिस्तान आतंकवाद पर बेनकाब हुआ है, आतंकी यहाँ पर रोड शो निकाल रहे हैं। इसी बीच सड़कों पर जैश के ट्रेंड आतंकी और कमांडर जिस तरीके से रोड शो निकालते हुए जिहाद की बात कर रहे थे, खुलेआम बाइकों पर जैश का झंडा लहरा रहे थे। और इसी बीच पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हम तो आतंकवाद को ना पालते हैं, ना पोसते हैं, ना बढ़ावा देते हैं। लेकिन ये जो तमाम प्रदर्शन है, जो तमाम रैलियां हैं, ये साफ बताती हैं कि आतंकवाद किस तरीके से वहां पर फलता फूलता है। पुलिस आतंकियों को सुरक्षा देती हुई नजर आती है। जब ये तमाम प्रदर्शन किए जाते हैं, आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खुद ब खुद खुल जाती है। पाकिस्तान में आतंकी रोड शो निकाल रहे हैं। अब गजवा हिंद का नारा यहां पर बुलंद करते हुए नजर आए हैं आसिम मुनीर। कट्टरपंथी भारत विरोधी प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल किया करते हैं, और ये साफ बताता है कि किस तरीके से नफरत की आग धधकती है पाकिस्तान में, खास तौर पर हिंदुस्तान को लेकर। क्योंकि इस तरीके के नारे, जो गजवा हिंद का नारा मुनीर ने बुलंद किया, ये कोई पहली बार नहीं। इससे पहले भी हमने कई बार देखा गजवा हिंद चिल्लाते हुए वहां के तमाम दिग्गज नजर आए जो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत किया। जिस तरीके से जिहाद की बात की जाती है, ये साफ बताता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक मंसूबे पाले हुआ है। चलिए इसको लेकर और खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और संजीव श्रीवास्तव जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पाकिस्तान से इस तरह के नारे, गजवा हिंद के नारे, हालांकि कोई नई चीज नहीं, इससे पहले भी तमाम नारे इस तरह के बुलंद हुए हैं, लेकिन आसिम मुनीर
इस तरीके से वहां पर बरगला रही हैं लोगों को। और एक तरफ हम देखते हैं कि हमारा तो आतंकवाद से कोई वास्ता नहीं है, इस तरीके से पाकिस्तान हमेशा बोलता नजर आया, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और बयां करती हैं। जी जी, इस आतंकी ने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, उनका जो रियल जो चेहरा है वो उनको बेनकाब करने का कार्य किया है। और यही आसिम मुनीर पहलगाम के आतंकी हमले के 4 दिन पहले जिस तरीके की नफरत भरी बातें भारत के विरुद्ध कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम किस तरीके से अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते, भारत पाकिस्तान कैसे अलग अलग हैं, कभी एक नहीं हो सकते। और जाहिर है कि उनके इसी तरीके की तकरीरों के आधार पर ही जो पहलगाम के आतंकियों ने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अलग अलग किया, सेग्रीगेट किया और एक एक करके निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी। तो ये जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल मुनीर को इसी वजह से मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है, क्योंकि बातें मुल्लाओं की तरह से करते हैं। और वहाँ पर जाहिर है कि कट्टरतावाद और पाकिस्तान की सेना में भी अगर इसी तरीके की सोच रही और वहाँ के जो शीर्ष पर बैठे हुए जो वहाँ के मिलिट्री लीडर हैं वो अगर इसी तरीके की भाषा में बात करते रहे तो ये पाकिस्तान के आर्मी के रेडिकलाइजेशन को और अधिक बढ़ाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी जाहिर है कि मुल्ला मुनीर उसके साक्षात उदाहरण है और इसी तरीके के अनेक रेडिकल एलिमेंट्स पाकिस्तान की सेना में भी है। लेकिन इस तरीके की जो बातों को अगर मुनीर करते रहेंगे और एक मुखिया होने के बाद भी करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान के सेना के अंदर भी, वहाँ की मिलिट्री के अंदर भी इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देगा। और ये पूरे पाकिस्तान के आने वाले जो भविष्य में जो वहाँ पर जो कट्टरतावाद का जो एक का जो अंधकार है वो और अधिक गहरा हो जाएगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर का जो चेहरा है उसको इस आतंकी ने एक्सपोज करने का ही कार्य किया है, बेनकाब करने का ही कार्य किया है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मानता हूं कि इस तरीके की कट्टरता, इस तरीके की नफरत वाली जो सोच है और ये गजवा हिंद करके भारत के खिलाफ अनेक तरीके की साजिशों को करने का उनका जो मंसूबा है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ही भारी पड़ रहा है। ये जो भस्मासुर पाकिस्तान ने जो पाल रखे हैं वो आज पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, पाकिस्तान को ही डस रहे हैं, पाकिस्तान की सेना पर ही हमले कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। तो ये भारत के लिए जरूर मंसूबे गजवा हिंद के पाल रखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान ही भुगतेगा। बिल्कुल, और भुगतता हुआ नजर भी आ रहा है। यूके देवनाथ जी आपके पास में आऊंगे। देखिए, आज तक ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो चला है कि इतने आतंकवादियों को पाल कर क्या माइंडसेट है इसके पीछे, क्या मिलता है आखिरकार। देखिए, खुद ही उसकी आग में झुलसता है। पाल पोसने के बाद भी क्या कुछ फायदा पाकिस्तान को होता है। अगर इतना इकोनॉमी पर ध्यान दिया होता, लोगों पर ध्यान दिया होता, लोग वहाँ के कितने बेबस हैं, इकोनॉमी चरमराई हुई है, महंगाई इतनी बढ़ चली है, लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके खनिजों को बेचा जा रहा है, इतना ध्यान लोगों पर लगा लिया होता तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका होता आज। हर्षा, पाकिस्तान में हो ये रहा है आज़ादी के बाद से ही कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है और मिलिट्री जो है वो हमेशा आम आवाम को, भोली भाली आवाम होती है पाकिस्तान की, उनको बुद्धू बना रहे हैं। उनसे ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। खासतौर से पाकिस्तान की आर्मी आम आवाम में एक धारणा फैलाती रहती है कि अगर किसी दिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान वाला कश्मीर मिलाना है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। तो पाकिस्तान के आम आवाम को यही 2 खतरे हैं, एक तो हिंदुस्तान से खतरा लगता है, दूसरा उनकी दिली ख्वाहिश होती है। लेकिन यूके देवनाथ जी, अभी तो पाकिस्तान खुद खंड खंड होने की कगार पर खड़ा हुआ है। वहाँ जो अपने उनके पास जगहें हैं, चाहे वो पीओके हो या फिर वो बलूचिस्तान हो, खुद तो अलग होने की मांग कर रहे हैं, उनको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। हर्षा, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है शुरुआती दिनों से ही कमजोर रही है, इसीलिए अगर आप देखें बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहता है, इसलिए टीटीपी के लड़ाके जो हैं खैबर पख्तूनख्वा पर हमले करते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो पठान हैं वो अपने को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं मानते। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो, सब जगह के लोगों को लगता है कि पंजाब के जो मुसलमान हैं, पंजाब के सुन्नी मुसलमान, वही पाकिस्तान पे राज कर रहे हैं। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनको लगता है कि सारा राजपाट तो हुक्म सब जो है इस्लामाबाद से आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं।
तो ये पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही है कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी में जनता के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के बजाय अपने जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज थे या थोड़े बहुत रेवेन्यू जनरेशन करते थे वो उन्होंने फौज पर, आईएसआई पर और आतंकवादियों पे खर्च कर दिए। दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार को हमेशा कन्विंस कर देती है कि आतंकवादी जो है वो स्ट्रेटेजिक एसेट है। वहाँ चाहे सरकार पीपीपी की हो, पीटीआई की सरकार हो या अभी पीएमएल-एन की सरकार है, आर्मी सबको कह देती है भाई ये आतंकवादी जरूर चाहिए, नहीं तो हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो खास तरह की फंडिंग चाहे वो विदेशों से आ रही हो ज़कात के नाम पर या पाकिस्तान आर्मी की जो आईएसआई को स्पेशल सीक्रेट फंड मिलते हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं इन आतंकवादी ग्रुप्स की तरफ। इन आतंकवादी ग्रुप को तो समय समय पर यूनाइटेड नेशन ने भी बैन किया है, लेकिन पाकिस्तान में इनका नाम बदलकर कोई एनजीओ का नाम रखकर इनकी फंडिंग हो जाती है। जी वर्षा। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से आतंक की फंडिंग लगातार देखने को मिलती है, वो जो तमाम फंड जो लोगों के लिए इनफैक्ट बाढ़ के लिए भी आए थे, उनको भी इन्होंने आतंकवादियों को पालने पोसने में लगा दिया था, लेकिन इसका क्या फायदा है आज तक समझ पाना बेहद मुश्किल। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब फिलहाल अगर आप पाकिस्तान के हालातों को देखेंगे, पाकिस्तान के माइंडसेट को देखेंगे, खनिज तो अपने बेच चुके हैं, तमाम तरह के डील्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो पाकिस्तान बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत रिसोर्सेज है पाकिस्तान के पास। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, उसका सौदा ना किया जाए तो। लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान को किस राह पर जाते हुए देख रहे हैं आप? क्या पाकिस्तान जल्द ही खंड खंड होता हुआ नजर आएगा? निस्संदेह पाकिस्तान का जो अभी भी उसके जो हुक्मरान नहीं चेते तो जाहिर है कि वो खंड खंड तो होगा ही। और ये जो पाकिस्तान के का एक पहले भी विभाजन हो चुका है और पाकिस्तान में देखिए कई तरीके की समस्याएं हैं। पहला तो ये कि वो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी टेरर कैंप चल रहे हैं, भस्मासुर आज भी पाले जा रहे हैं, पोसे जा रहे हैं। और वहीं जो कुछ ऐसे भस्मासुर हैं जो कभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आजाद हुए परिंदे थे, आज वो दहशतगर्द हो गए हैं। और तो ये जो पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये स्पष्ट रूप से दिखते हैं। आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान आज भी ऐसा लगता है कि उसके डीएनए में शामिल हो गया है। तो ये जो पाकिस्तान का आतंकवाद का जो इस्तेमाल करने का जो उसका जो कृत्य है उसकी वजह से इसके कई टुकड़े हो सकते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान में एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है और उसकी वजह से पाकिस्तान में जो अन्य इथनिक माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इवन शियाज हैं, उनके अंदर बहुत असंतोष रहता है और उनके अंदर एक तरीके का एक गुस्सा भी रहता है, जो कि आप बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रहे हैं किस तरीके से टीटीपी इन सारी स्थितियों का लाभ उठाता जा रहा है। सिंध में भी भारी असंतोष है। और तो जो कश्मीर का जो क्षेत्र है वो तो भारत का क्षेत्र है, वहाँ के लोग भारत में आना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान है वो जिस तरीके की अभी वहाँ पर एक मानसिकता है, आतंक परस्त मानसिकता, और अपने ही आवाम के साथ दो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने का उनका जो तरीका, और तीसरा जो है भ्रष्टाचार। तो ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान को कई भागों में विभाजित कर सकती है। लेकिन एक जो मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान की इन हालातों के लिए जो सबसे बड़ा उसका जो अगर कल्प्रिट है तो वो है पाकिस्तान की सेना और वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई। उसने पाकिस्तान के जमहूरियत के इदारों को कभी भी मजबूत होने ही नहीं दिया। कोई भी पाकिस्तान का नेता प्रधानमंत्री 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सका। यदि कोई जमहूरियत का नेता उभरने की कोशिश करता है तो वो या तो जेल में चला जाता है या तो उसको विदेश का रास्ता दिखा दिया जाता है, या नहीं माना तो फिर फांसी का फंदा भी तैयार करके रखा जाता है। ऐसा लगातार उदाहरण आप देख सकते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का, बेनजीर भुट्टो का, इमरान खान का। तो ये जो पूरी स्थिति है, मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अगर अभी भी नहीं चेते तो ये आने वाले समय में इसका कई भागों में विभाजन होगा। और दूसरा एक बात और भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो महाशक्तियां हैं वो पाकिस्तान के ये जो ग्रीडी, जो बहुत ही सत्ता लोलुप, धन लोलुप जो वहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ के और वहाँ की रियल रूलर वहाँ की सेना है, उसका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा होता रहे, देश का हित चाहे कैसा भी हो, वो इसी नीति पर चलते रहे। तो इस तरीके का जो राष्ट्र है वो जाहिर है कि पूरे उसका जो भविष्य है बहुत अंधकार में देखता हूँ। बिल्कुल इसी
देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत जद्दोजहद की है अपने रिलेशंस को ट्रंप के साथ खासा बेहतर करने के लिए, चाहे वो सौदों के थ्रू हो या वार्ताओं के थ्रू ही क्यों ना हो। देखिए, हमने देखा था कि वो एक जो लॉकर लेकर गए थे जिसमें तमाम खनिजों का सौदा किया जा रहा था, लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने हम पर टैरिफ भी बेहद कम किया, और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से एक नक्शा जारी किया गया है USTR के थ्रू, जिसमें POK को भी उन्होंने भारत का हिस्सा मान लिया है। यानी कि ये एक बड़ी जीत भारत के लिए भी रही, लेकिन इससे तिलमिलाहट तो पाकिस्तान में खासा हो गई। आशिया, ये जो नक्शा इशू किया है अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी ने, ये जरा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जाहिर बात है कि क्योंकि ये नक्शा एक ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट किया गया है जो कि अमेरिका और भारत के बीच में द्विपक्षीय ट्रेड इश्यूज को आगे का रास्ता दिखाता है, तो अमेरिका ने बहुत फूंक के इस नक्शे को सिलेक्ट किया और प्रिंट किया। ये महज देखो, इस नक्शे से ये सोचना कि भविष्य में अगर भारत PAK को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका हमें सपोर्ट देगा, ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ है, अमेरिका का जो विदेश विभाग है बहुत ही चतुर है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी अमेरिका के बड़े नेता चीन में जाते हैं और चीन के साथ कोई द्विपक्षीय MOU साइन होता है, अगर हम देखें वो इसी नक्शे को चालाकी से बदल देते हैं। जब अमेरिका चीन के साथ एक ट्रेड डील साइन करता है तो ऊपर जो नक्शा होता है उसमें अमेरिका का जो विदेश विभाग है वो अरुणाचल प्रदेश को चीन में दिखा देता है, चीन को खुश करने के लिए, और इसी तरह से अक्साई चीन को अमेरिका चीन में दिखा देता है, क्योंकि उनका द्विपक्षीय ट्रेड डील हो रहा है समझिए चीन के साथ, तो वहां पर वो उस नक्शे को छाप देते हैं जो कि चीन पसंद करेगा, जिससे चीन को ऐतराज ना हो। इसी तरह से अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी करता है। जब भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा द्विपक्षीय वार्तालाप एग्रीमेंट साइन करता है, MOU साइन करता है, तो उस नक्शे में जो पाकिस्तान का नक्शा है वो उस नक्शे में POK को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा देते हैं। तो अमेरिका बहुत चतुर देश है, जिस देश में जाता है उस देश के साथ करार साइन करता है, और ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, उस देश के साथ गलतफहमी ना हो जाए डील साइन करते वक्त, तो उस देश के हिसाब से एक नक्शा चिपका देता है। जी बिल्कुल, वाकई यहाँ लुभावन स्ट्रैटेजी एक अमेरिका की ओर से जो कि आपने उजागर करी। संजीव जी, आपको क्या लगता है इस नक्शे के पीछे का क्या माइंडसेट? क्या आप भी वाकिफ रखते हैं UK देवनाथ जी की बात से? देखिए, ये जो नक्शा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिस ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसने कि ये जो फ्रेमवर्क साइन जो अनाउंस किया गया है उसके द्वारा जारी किया गया है, और ये मेरा मानना है कि ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, और इस तरीके का जो डिपिक्शन करना जाहिर है कि एक रियलिटी को दर्शाना है, और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन का जो पूरा क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है, वो जो है इलीगली ऑक्युपाइड है, और इसको चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है उसकी वजह से अक्साई चीन का भी एरिया पाकिस्तान में उनको उसके हवाले जाहिर है कि उस समय कई क्षेत्र किए थे, शख्सगाम वैली इत्यादि। तो ये जो सारी पाकिस्तान का जो एक इलीगल ऑक्युपेशन है उसके संदर्भ में, और भारत का जो एक आगे आने वाले समय का जो लक्ष्य है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन का भारत में जो विलय कराने का भारत का जो लक्ष्य है उसकी दिशा में जाहिर है कि एक बेहतर डेवलपमेंट मैं इसको मानता हूं, और ये मानता हूं कि ये जो पूरी स्थिति है वो के द्वारा भविष्य में जो भी रणनीतियां बनाई जाएंगी POK और गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन के संदर्भ में, उसमें ये मददगार साबित होगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जहां तक सपोर्ट की बात है और इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, तो भविष्य में अगर भारत के द्वारा इस तरीके का जो भी रणनीतियां होंगी उसमें एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये मैं मानता हूं कि ये जो घटनाक्रम एक अच्छा घटनाक्रम है,
और इस नक्शे में अमेरिका ने बिल्कुल सही डिपिक्शन इस पूरे क्षेत्र का किया है। और मेरा मानना है कि इससे और भी आशा करते हैं कि ये अन्य राष्ट्र भी इससे प्रेरित होंगे, वेस्टर्न कंट्री, और वो भी इसी तरीके का जो डिपिक्शन है वो आने वाले समय में अपने जो भी भारत के संदर्भ में मैप जारी करेंगे और जहाँ कहीं भी वो दर्शाएंगे उसमें इसी तरीके का डिपिक्शन वो भी करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बिल्कुल, खैर उम्मीद पूरी है, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा कि वहीं के आतंकी जिनमें पाला जाता है, पोसा जाता है, अब वहीं की स्ट्रैटेजी किस तरीके से उजागर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से राग अलापा गया था गजवाए हिंद का, वो भी मुनीर के द्वारा, यूके देवनाथ जी ये भी उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमने देखा कुछ समय पहले जब जैश के कमांडर थे, पाकिस्तान में जिहाद होना चाहिए इस तरह की बात करते हुए नजर आए थे, और उन्होंने काफी आलोचना भी की थी जिस तरीके से पहलगाम में पूरा अटैक हुआ। हर्षा, जब हम जैश ए मोहम्मद की बात करते हैं, लश्कर ए तैयबा की बात करते हैं, ये इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान में जो गरीब तबका है, दूर दराज के छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे एनजीओज खोले हुए हैं। वहाँ पे ये छोटे छोटे धार्मिक स्थल, मस्जिदें चलाते हैं, मदरसे चलाते हैं। और ये जब मदरसों में छोटे बच्चे आते हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल, तभी से उनको सिखाते हैं कि भारत जो है एक दुश्मन देश है। जब वही बच्चे जब मदरसों में आते हैं और उनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, 16 साल, 18 साल, तो उनको सिखाते हैं कि इस्लाम में हादित है, हादित में लिखा हुआ है कि एक गज़वाए हिंद होगा। गज़वाए हिंद मतलब मुस्लिम ताकतें जो हैं वो हिंद में घुसेंगी और युद्ध करेंगी और विजयी होंगी। तो इस तरह की बातचीत, इस तरह की एक धारणा, भ्रमित, मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा करके ये पाकिस्तान के यूथ को सही रास्ते से भटका के भारत विरोधी रिसोर्स बना लेते हैं। एक हम देख सकते हैं पाकिस्तान में कोई नहीं सोचता कि हम आईआईटी खोल दें, आईआईएम खोल दें। पाकिस्तान में कोई नहीं सोचता कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दें। वो सब मदरसे खोलते हैं, वहाँ पर धार्मिक ग्रंथों की गलत प्रेरणा लेकर भारत के खिलाफ एक मानसिकता डेवलप करते हैं। इसको जितनी जल्दी पाकिस्तान की सरकार समझ जाए उतना ज़्यादा उन पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात कि देखिए भारत की ओर से तो लगातार विश्व के पटल पर उजागर करने की तमाम कोशिशें थी ही इनकी मानसिकता को, इनके नापाक मंसूबों को, लेकिन अब खुद वहीं के आतंकी इनके मंसूबे बता रहे हैं। इससे विश्व को भी मालूमात चलेगा कि क्या मंसूबे पाले हुए हैं, क्या माइंडसेट है इनका, किस तरीके की सोच ये हिंदुस्तान के लिए रखते हैं। बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इम्तियाज जी के फादर